Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net चैनल। क्या है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? एक ऐसा चैनल जो कि मेरी वीडियोस को लेके आता है आप सब लोगों के लिए। कौन सा चैनल? वाईफाई स्टडी CSIR नेट। कहाँ मिलेगा जी ये चैनल? ये मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। वी आर इन द 45 डे क्रैश कोर्स एंड माई सेल्फ डॉक्टर अमित कुमार जो कि नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड एंड बीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड है। मेरा रेफरल कोड है जी अमित स्टेन। Okay, you can use it to get your subscription on an academy। ठीक है, प्लस क्लासेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 45 डे क्रैश कोर्स में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिस हो जाती है अगर हमें उन क्वेश्चंस का आंसर पहले मालूम हो, और कम से कम हम फार्मूला रिकॉल हो जाते हैं। उन चीजों पे मेजर फोकस होता है। ठीक है, नहीं मालूम हो तो वो भी हमें पता लग जाता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी अदर क्लासेस से कि कौन कौन सी मेरी क्लासेस है। सबसे पहले आती है जी रेगुलर क्लास। क्या होती है रेगुलर क्लास? A regular class in which I will discuss about the concept, key point and questions, जो कि होती है मंडे टू फ्राइडे। ड्यू टू सम हेल्थ इशू ये नहीं आ पा रही है जी। ओके, इसका टाइमिंग क्या होता है? 5 PM। और प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या प्लेटफॉर्म है जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। अनदर वन इज अ 45 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें आप अभी हैं। ठीक है ना? आज 17th डे है इसका, और मंडे टू फ्राइडे होता है जी। 11:30 AM पर होता है। ठीक है ना जी? और क्या प्लेटफॉर्म होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट। आप देख चुके हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर दी है। ठीक है ना जी? प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। चलिए ये तो बातें हो गई हमारी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर क्लासेस की। क्या सर और भी क्लासेस हैं या वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही है? तो आंसर आता है अफर्मेटिव, यस वी हैव एन अदर क्लासेस आल्सो। कहाँ पर होती हैं? पहले बता दूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है। वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी एक्सेस करना तो सिर्फ गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे लिखिएगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट। देन क्या होगा, आप पहुंच जाएंगे चैनल पर, और चैनल पे पहुंचने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा नाम लिखते ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अदर क्लासेस की। स्पेशल क्लास क्या होती है जी? स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पहली बात तो बताऊं, प्लेटफॉर्म इसका चेंज है, वो अनअकैडमी है, और ये एवरीडे होती है, और टाइमिंग इसका 9:30 PM है, जो कि ऑल्सो आजकल हेल्थ नहीं हो पा रही है ड्यू टू हेल्थ इश्यू। बट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? अनअकैडमी, व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, आफ्टर दैट अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आप फ्री क्लासेस पे, स्पेशल फ्री क्लासेस में जाएंगे तो मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जी, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ देन प्लस क्लासेस, ये तो आप सभी एक्सेस कर सकते थे, लेकिन प्लस क्लासेस थोड़ा सा इजी नहीं है एक्सेस करना जब तक कि आपने सब्सक्रिप्शन ना लिया हो। यानी कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ही आप प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। प्लस क्लासेस में क्या होता है सर? ऐसा देखिए जी, स्ट्रक्चरल कोर्स होता है पूरा का पूरा। हम पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे कि हम अलजेब्रा का भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा आई हैव फिनिश्ड, नाउ वी आर मूविंग टू फॉर द linear algebra. This month our target is to finish the linear algebra course। 7 PM पर क्लासेस होती हैं जी और ये आपका जो है चली हुई है काफी समय से। नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन। क्या और भी क्लासेस है या नहीं? तो बात करते हैं जी। क्लासेस तो काफी सारी हो गई, प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द प्लस क्लासेस? व्हाट इज द वे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। First you have to install from your mobile play store अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाने के बाद जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC बटन पे और क्लिक कर दीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, एंड यू विल रीच टू दिस पेज। व्हाट इज दैट पेज? in which it is mentioned that what you have to pay for the 1 month subscription, 3 month subscription, 6 month subscription and 12 month and 24 month subscription। इवन दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, राइट, बट आप नोटिस करेंगे यहाँ पर भी मंथ दिए गए हैं और साथ साथ उनके प्राइस दिए गए हैं जो कि डिफर हैं आपके पहले वाले से। ऐसा क्यों हुआ? दे आर नॉट इक्वल।
वाई दे आर नॉट? बिकॉज ऑफ दैट कि आपने ये रेफरल कोड गिफ्ट पैक के बराबर में जो लिखा हुआ है रेफरल कोड आपने यूज कर लिया। क्या था वो? दैट वाज द अमित S10। आपने इस रेफरल कोड को यूज कर लिया जी। इस रेफरल कोड को यूज करने से आपको क्या क्लिक किया आपने? प्रोसीड टू पे। और आपने प्रोसीड टू पे करते ही आप देखेंगे कि हमारे प्राइसेस में चेंज आ गए हैं। दैट वाज अ थिंग। सो दैट इज अ गुड थिंग। कितना चेंजेस आया सर? जो लास्ट में लिखा हुआ है ना उसके 10%, यही चेंज आता है जी। ठीक है ना जी। सो 10% का आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है। ओके नाउ देन, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, भाई अगर आपने इसका यूज किया तो आपको ये मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ और भी डिस्कस कर दूं। देखिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे ओपिनियन में जो कि MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए द बेस्ट होता है। क्योंकि वो अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज तो अपने क्लासेस में ले रहे हैं, और क्वेश्चंस को कैसा हैंडल करना है ऑब्जेक्टिव, और कहा जाए कि थोड़ा थिंकिंग डेवलप्ड हो जाता है हमारे प्रिपरेशन से। सो दैट विल हेल्प अस कि हमें 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज पर मंथ, राइट ना। सो दैट इज ए गुड थिंग। 12 का जो होता है वो होता है जी MSc सेकेंड ईयर्स का, जो MSc फाइनल ईयर में है, ठीक है ना, MS सेकेंड ईयर। और मैं कहूँ कि जो जस्ट अभी 6 मंथ ही हुए हैं कंप्लीट किए हुए, जिन लोगों ने जस्ट कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो काफी लोग प्रिपरेशन बहुत समय से कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होता है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन। सो जस्ट मैं इसमें आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि कौन से में हमें लेने से फायदा हो सकता है। लेकिन 6 मंथ और 12 मंथ के अगर हम प्राइसेस में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है जी, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली इसमें और प्राइस में देखें तो 1000 रुपए, लेकिन इसमें इसमें देखें तो हम तकरीबन 2000 रुपए से भी कम, हमारे पास 1800-1900 रुपए के करीब हमारे पास डिफरेंस आता है। बट मंथ वाइज अगर देखें तो 6 मंथ का ही हो जाता है डिफरेंस। सो दैट इज क्वाइटली गुड फॉर अस कि व्हाट वी हैव टू फोकस, हमें फोकस करना चाहिए इसी बात पर कि भाई 6 मंथ वाले में 12 मंथ वाले में अगर हम ले रहे हैं तो 12 मंथ का मच मोर बेटर है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना होगा, देन यू जस्ट क्लिक ऑन द प्रोसीड पे टू प्रोसीड बटन। प्रोसीड टू पे किया आपने, यू विल रीच टू द विंडो जिसपे मेंशन होगा कि आप कैसे अपना पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट मोड की विंडो होगी। दैट मीन्स यू वांट टू पेमेंट बाय द नेट बैंकिंग और विद द हेल्प ऑफ द जीपेट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और सम EMI ऑप्शंस आर आल्सो देयर। सो आप उन सबका यूज कर सकते हैं। छोटा सा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा एंड देन यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर मैंने कुछ लिंक दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी गुड वीडियो फॉर द न्यू स्टूडेंट एंड हाउ टू मैनेज CSIR नोट। हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स, यानी कि आप अपने CSIR नोट्स को कैसे मैनेज करें। देखिए क्या होता है, हमारे पास नोट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इवन आप आजकल देखते भी होंगे कि सभी के पास PDF फॉर्म में इस सर के नोट्स, उस सर के नोट्स, इस एकेडमी के नोट, उस एकेडमी के नोट्स, दुनिया भर के नोट्स हैं। लेकिन क्या आप पढ़ पाते हो? नहीं। आप वही पाते हो जो आपने खुद प्रिपेयर किया है। यानी कि उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा हो जाने वाला है सारी बुक्स का। सो हाउ टू मैनेज, सो दैट इज द वे की जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया गया, हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स। नाउ देन लिस्ट फॉर द CSIR एंड मैथमेटिकल साइंसेस। तो इनक्रेडिबल बुक लिस्ट फॉर द CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि भाई हमें पता होना चाहिए लिस्ट क्या है। सो दैट मीन्स पुराने बच्चों को तो मालूम होता है, न्यू के लिए दिस इज ए गुड, ओके, और बट दिस इज फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू। सो दिस इज द सम लिंक्स, और कहाँ के हैं, वाईफाई स्टडी, CSIR नेट चैनल के ही हैं जी, ठीक है ना जी। आप इस पे जा सकते हैं, वहां मिल जाएंगे, और आप इन लिंक के थ्रू भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यूट्यूब पे ये सब कुछ अवेलेबल। ओके नाउ देन, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जिनके लिए हम यहाँ पर हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट आई विल चेक इट कि एवरीथिंग इज फाइन हियर और नॉट। सो टू डू दिस व्हाट आई हैव टू डू, क्योंकि मैं कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि सॉफ्टवेयर का इश्यू हो गया है, नहीं इज वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, सॉरी, वर्किंग नाउ देन, ओके नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, let fz is equal to z minus alpha upon e to the power 2 pi z minus alpha, then alpha belongs in R, then
हमें पूछा गया है f has ऐसे isolated singularity at z is equal to 0, f has a removal singularity for some alpha, f has an infinite many poles for some z alpha, none of this। ये ऑप्शंस हमें दिए गए, नोटिस कीजिए। पहले बेटा देखो, आप सभी जानते हैं इन क्वेश्चंस को डील करना आसान होता है, ठीक है। एफ जेड हमें दिया गया है z माइनस अल्फा अपॉन e टू द पावर 2 पाई आई बाई जेड माइनस अल्फा, राइट। हम जब भी यहाँ सिंगुलरिटी की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जो नीचे वाला पोर्शन है दिस वन, ओके, आई एम नॉट मार्किंग दिस पार्ट, कि हम कोशिश करते हैं कि किस वैल्यूज है जिसकी तरफ ये टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, सो दैट हमें पता लग जाए कि जो होल फंक्शन है हमारा, द होल फंक्शन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। ये वैल्यूज हमें सर्च करनी होती है, वो वैल्यूज जिसके लिए जेड की वो वैल्यूज जिनके लिए ये आपके पास जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब होल फंक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, इनफिनिट की तरफ मूव कर जाएगा। सो लेट अस सी दैट हमें क्या दिया हुआ है। फोर पोल हम अगर हम बात करते हैं कि भाई चलो हम सिंगुलरिटी की बात करते हैं, सो फोर पोल के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर 2 पाई आई बाई जेड माइनस अल्फा वी आर गोइंग टू पुट दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या हो गया जी, ये दिस इज e की पावर 2 पाई आई बाई जेड इज इक्वल टू अल्फा। अब सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, इसने क्या कहा आपको, अल्फा बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि योर चॉइस अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट अस अज्यूम दैट कि अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं, अल्फा इज इक्वल टू 1 है आपके पास। क्यों ऐसा लिया मैंने, अल्फा इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया या अदर क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ ऊपर की वैल्यूज हमारी कंपेयर हो जाएं। अगर मैंने 1 रखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर 0, that is the only reason। और e की पावर 0, this can be written as that is nothing e की पावर 0 plus 2n pi, so you can write this one। so this is also the reason कि भाई हमने सिंपली क्या लिख दिया इसको, कि भाई हमने 2n pi i लिख दिया, हर पूरा का पूरा एक सर्कुलर ले लिया, हर 2n pi पे यही वैल्यू मिलेगी मुझे 0, सो मैं जर्नल वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसकी। So that means what is the value of 2 pi I by z? 2 pi I by z is nothing, that is equal to 2n pi I। चलिए जी, pi I से pi I कैंसिल कर दिया हमने और 2 से 2 कैंसिल कर दिया। What you will receive? Z is nothing, that is equal to 1 by n। Z is equal to z by n and they are all simple pole आ गए जी आपके पास। That means z is equal to n तो आपके पास and belongs in set of integer है, so that means z is equal to 1 by n are simple poles infinite है। अब ये भी देख लीजिए कि ये सिंगुलरिटी, अगर मैं कहूं कि n टेंस टू इनफिनिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स अगर मैं देखने की सर्च करूं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या आता है जी मेरे पास, दैट इज लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, यानी कि n टेंस टू इनफिनिटी पे चेक करना है मुझे। z इज व्हाट, z इज इक्वल टू 0। दिस लिमिट पॉइंट कैसे होते हैं, दे आर अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दैट मींस दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है ना जी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहीं से निकाल ली जो कि हमें पूछी गई है। पहला वाला f हैज एन आइसो सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 0, गलत हो गया जी, z is equal to 0 is a non-isosceles because z is equal to 0 is a limit point of the poles। so चलिए, second, f has a removable singularity for some alpha, गलत बात हो गई जी। f has an infinitely many poles for some alpha। so अल्फा की वैल्यू हमने जब 1 ली सम अल्फा के लिए, for some alpha, what happen, infinitely many poles है हमारे पास, कितने हैं, 1 भी है, 1 by 2 भी, 1 by 3 भी, प्लस माइनस में सारे के सारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 by 2 प्लस माइनस 1 by 3 एंड सो ऑन एक्सेप्ट z tending to 0, एक्सेप्ट z is equal to 0, ठीक है ना। सो नन ऑफ दिस भी कैंसिल। सो क्या आंसर हुआ जी, ये आंसर हुआ। ये आपके पहले नेट में आया हुआ क्वेश्चन है जी, और एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ही ऐसे फ्रेम किया हुआ था। ओके, सिंपली जहां पर हमें ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिस वन, उसने यहाँ पर हमें 1 दे दिया था ऑलरेडी, दैट इज अ क्वेश्चन। सो ऐसी बातें हमसे पूछी गई थी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, z इज इक्वल टू 0, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, डज नॉट है रिमूवल सिंगुलरिटी रखता है, फॉर सम अल्फा की चॉइस खत्म कर दी थी, ठीक है। एफ एस एन है, बस ये वाला वर्ड हटा दिए थे यहाँ पर से।
ऐसे वर्ड्स। तो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया हुआ था। ये अब आपको जर्नल क्वेश्चन मिल गया है जी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? लेट इट बी एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी। वेरी गुड थिंग। फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक है कहां पर? किसी डोमेन डी के अंदर। सो वी हैव अज्यूम दिस इज आवर डोमेन, दिस इज आवर डोमेन जिसमें फंक्शन हमारा एनालिटिक है। let PQ be an arc joining the point 0 and 1 plus I। हमने क्या कहा? PQ एक आर्क है जो कि 0 और 1 प्लस I को ज्वाइन करती है। दिस इज द आर्क, दैट इज सम आर्क which lying in C, जो कि किसी कर्व C के अंदर लाई करती है, लाई इन द C। सो आप नोटिस कीजिएगा ये जो वर्ड लिख रहा है ना, ये दिस इज आर द इम्पोर्टेंट इन सी। और सी किसके अंदर कंटेन्ड है? डोमेन डी के, यानी कि देयर इज सम कर्व। मैंने कहा कि ये मेरा कर्व है यहाँ पर इसके अंदर, दैट इज माय कर्व सी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माय कर्व। सो कर्व भी मिल गया हमें, और इसी के अंदर हमारे पास पी क्यू आर्क है, दैट इज ए पी क्यू आर्क। ओके ना जी? ओके ऑन। ओके एंड अब इस आर्क पे जितने पॉइंट हैं, नंबर ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, Z1 Z2 Z3 Zn, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस आर्क के ऊपर। इसने क्या कहा है? एफ जेड इज इक्वल टू 0 ऑन पी क्यू। एफ जेड क्या हो गया जी? एफ जेड इज इक्वल टू 0 ऑन द आर्क पी क्यू। बस यही इंपॉर्टेंट वर्ड था आपके लिए, ठीक है। कैसे हमने सोचा? हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास, यहाँ हमने आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करने वाले हो आप, ठीक है। कैसे हमें पता लगा? हमें पता लगा कि एफ जेड इज इक्वल टू 0 है डोमेन के, जिसमें फंक्शन एनालिटिक था, डोमेन के उन पॉइंटों पे जो कि इनसाइड है, और वो पॉइंट भी उसी के अंदर लाई करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये आर्क है, आर्क के सारे पॉइंट इसी के अंदर है, और वैल्यूज क्या आ रही है? 0 आ रही है, और आपको 0 से 1 प्लस आई को आपने लाई किया, इसका मतलब 0 भी इसी के अंदर है। मैं कह सकता हूँ 0 to 1 प्लस आई को मिला रही है। सो देन व्हाट हैपन, जो हमें बात करती है आपके पास एंटिटी थ्योरम की, एक सीक्वेंस मिल जाए जिसका लिमिट पॉइंट, एक सीक्वेंस मिलेगी जिसका लिमिट पॉइंट उसी डोमेन के अंदर लाई करता है, जिसमें फंक्शन मेरा एनालिटिक है। और यहाँ पर भी इसने क्या किया है? पी क्यू एक आर्क है, यानी कि पी क्यू आर्क जो है हमारे पास, इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ पे एक सीक्वेंस ही तो मिल गई आपको पूरी, यहाँ से यहाँ तक जो बना रही है इसको, आर्क को। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इस सभी पॉइंटों के लिए व्हाट यू आर गेटिंग 0। सो एंड जीरो इज ऑल्सो द पॉइंट जिसपे जीरो है आपके पास, उस पे ही वो आपके पास क्या हुआ है? दिस इज ऑल्सो द इन द डोमेन डी। तो उसका मतलब बाय द आइडेंटिटी थ्योरम द फंक्शन हैज टू बी आइडेंटिकली 0, that has to be the 0। so the correct option is the B। एफ जेड इज कांस्टेंट, लेकिन नॉन कांस्टेंट भी तो हो सकता है, कुछ कांस्टेंट ऐसे फंक्शन भी तो होते हैं जो 0 के अलावा होते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं, नीड नॉट बी कांस्टेंट, खत्म। सो ड्यू टू द आइडेंटिटी थ्योरम दिस इज द ओनली ऑप्शन ऑफ दिस केस, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? let f is a function from C to x where x is this, be analytic function। see here and remember your theorem, कि रिमेंबर कि कौन सी थ्योरम है जो आपको हेल्प करेगी। C से कहा गया है एक x के ऊपर गया है, और x कैसा है? x is a set, x is a set of those point z such that mod of z less or equal to 10, right? So that means आपके पास z कैसा हो सकता है? z में भी 1 plus i, z में भी the 2 plus i, 1 plus 2i, ऐसे में so many points like this point जिनका मॉडुलस क्या है? जिनका मॉड लेस और इक्वल टू 10 है। ओके, दैट्स अ थिंग। सो इस x के अंदर वो वाले पॉइंट्स आ रहे हैं जी। अब आप नोटिस कीजिए, बी एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन कैसा है? इसी पे ही एनालिटिक है। देन आपका कैसा हो जाएगा? ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब आप नोटिस कर सकते हैं अपना, ये तो पूरा सी पड़ा हुआ है जी। इसमें वो पॉइंट्स आए हैं जिसके लिए आपके पास क्या है? मॉड ऑफ, यहाँ से वो वैल्यूज ऑफ जेड आ रही हैं जिनके लिए आपके पास मॉड ऑफ जेड लेस देन 10 है जी, लेस और इक्वल टू 10। व्हाट अबाउट द रेस्ट पॉइंट? अब ड्यू टू द पिकार्ड्स थ्योरम, पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहता है? एवरी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन omit only at most one value। so what he says,
Picard's theorem. Every non-constant analytic function omit at most one value. अब भाई इसके अलावा भी तो बहुत सारी वैल्यू है। मैं तो कहता हूं कि 10i+1 20i, बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हैं यहाँ पर तो सी के अंदर सारी वैल्यूज हैं। सो व्हाट अबाउट देयर, उनकी इमेजेस तो मिले ही नहीं। सो दैट मींस हैव ओमिट अ लॉट ऑफ द वैल्यूज, नॉट द सिंगल वन। सो अगर आपके पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो वैसा करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जी आपके पास दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो अगर फंक्शन कांस्टेंट है, सो आप जान सकते हैं तो फंक्शन कैन नॉट बी द वन वन। सारी इमेज क्या आ गई? एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। सो दैट इज नॉट वन वन। सो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑन टू। सो इसका मतलब क्या आ गया जी? नाइदर तो वन वन और नॉट ऑन टू। ठीक है जी, होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? For the function f z is equal to z minus sin z by z cube, the point z is equal to 0 is। क्या मन में आएगा? एकदम से मन में आएगा चलिए सर साइन z का एक्सपेंशन कर देते हैं और हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बट आई विल गिव यू अनदर वे। इसने आपको पॉइंट दिया है, इज गिविंग यू अ पॉइंट, z इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू क्या है? एफ जेड इज नथिंग दैट इज इक्वल टू z माइनस साइन ऑफ z अपॉन जेड क्यूब। और आपसे कह भी रहा है कि जेड इज इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए। तो सबसे पहले 0 रख के देखो क्या फॉर्म मिल रही है आपको। यू नोटिस हियर व्हेन आई एम गोइंग टू पुट 0 हियर, आई एम गेटिंग अ 0 by 0 फॉर्म इन डिटरमिनेट फॉर्म। सो दैट इज नॉट द फॉर्म ऑफ द सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी नहीं दिखाई दे रही है जेड इज इक्वल टू 0 पे, इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखाई दे रहा है तो दमान में क्या आता है जी? यूज कर लीजिए एल हॉपिटल रूल। व्हाट हैव यू वी यूज? एल हॉपिटल यूज। सो हमारा फोकस किस पे रहता है? एल हॉपिटल रूल पे हम फोकस करने लगते हैं। सो चलिए एल हॉपिटल ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस, और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दें। व्हाट वी आर गेटिंग 1 माइनस cos z अपॉन 3z स्क्वायर। व्हेन आई अगेन पुट दिस वैल्यू 0, आई एम गेटिंग अ 0 by 0 फॉर्म, यानी कि 1 minus 1 0 हो गया और यहाँ पर 0 रखने पे 0 हो गया। सो अगेन 0 by 0 फॉर्म, दैट मीन अगेन यूज द एल हॉपिटल रूल। What happened? That will become 0 minus n plus sin by z upon 6z, right? So again use 0, put the 0 value here, again you are getting 0 by 0 form. So 0 by 0 form, that means again use L Hospital rule, you are getting a cos z upon 6. Now you will put 0, you are getting, this is function is what? 1 by 6 cos z, add any value, this is the analytic function. सो दैट मीन्स जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही थी 0, वो एक सिंगुलरिटी की फॉर्म में दिखाई दे रही थी यहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये एनालिटिक फंक्शन मिल जाता है जैसे हमको रिअरेंजमेंट करते हैं। सो हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, बिल्कुल गलत हो गया जी। हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये भी। एसेंशियल भी। ओनली आंसर है जी नन ऑफ दीज। ठीक है, सॉरी ड्यू टू हेल्थ इशू ऐसा हो रहा है बेटा, ठीक है ना मेरा, अदरवाइज मुझे अलगस नहीं आता है। नाउ देन चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं चेक कर लूँ एक बार क्या पोजीशन चली हुई है, सब ठीक भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यस, दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। नाउ देन कम टू दिस क्वेश्चन। क्या है जी क्वेश्चन में? हमें पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एवरी एंटायर फंक्शन इज ए मॉर्फिक फंक्शन। अगर आपको ये वर्ड दिखाई देता है एंटायर, सो तुरंत माइंड में दो बातें आनी चाहिए। या तो फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट है,
एफ जेड क्या है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने सी लिख दिया इसको, ठीक है। या फिर कैसा है, जेड है ई की अनबाउंडेड फंक्शन है, सिंपली मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ साइन जेड कॉस जेड ऐसे तरीके का फंक्शन है, ठीक है ना। सो आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल सही बात है, हमारे पास every entire function is a meromorphic function, बिल्कुल any analytic function is also the meromorphic function, ठीक है ना। So it's a true statement. Now then come to the second one, the function fz is a meromorphic. Okay, इसके पास कौन सा सिंगुलरिटी है, चेक कीजिए, सिंगुलरिटी इज वन, द सिंगुलरिटी इज ओनली द पोल, वो भी z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, राइट। सो ओनली द सिंगुलरिटी इज z इज इक्वल टू -2 विच इज पोल। सो मेरोमॉर्फिक फंक्शन किसको कहा जाता है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब होता है जी, या तो फंक्शन मेरे पास एनालिटिक है, और या फिर द फंक्शन हैव ओनली सिंगुलरिटी पोल, सिंगुलरिटी इज ओनली पोल, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन। सो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है हमारे पास, क्योंकि इसके पास सिंगुलरिटी कैसी आई, सिंगुलरिटी इसके पास सिर्फ पोल आए हमारे पास, ठीक है ना। सो दैट मीन्स S1 S2 बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट, रेस्ट आर नॉट, हमें क्लियर हो गया है जी, ठीक है ना। सो मेरोमॉर्फिक फंक्शन वो फंक्शन जो कि एनालिटिक है, एंड या तो एनालिटिक है या फिर सिंगुलरिटी अगर है उसके पास तो वो सिंगुलरिटी सिर्फ और सिर्फ पोल है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, let f be a non constant entire function, क्या दिया गया है जी, पहले ही बोल दिया कि नॉन कांस्टेंट है, ओके। और फंक्शन में क्या दिया गया है जी, एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन। और जो हम दो केस लेते थे उसमें से जो कांस्टेंट वाला केस था वो तो इसने पहले ही मना कर दिया कि फंक्शन मेरा कांस्टेंट नहीं है जी, इसका मतलब अदर फंक्शन है। तो क्या क्या हो सकते हैं जी, जेड हो सकता है, e की पावर जेड, साइन जेड, अनबाउंडेड फंक्शन ऐसे हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। एंटायर फंक्शन है विच या द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज पॉसिबल फॉर एफ फॉर ईच दैट बिलोंग्स इन सी। हमें सबसे पहले वाला क्या ऑप्शन दिया गया है, हमें ऑप्शन दिया गया है, तो एक ही अगर हम बात करते हैं एफ जेड इज मॉडुलस लेस देन 2, इसका मतलब बाय द पिकार्ड्स थ्योरम ये तो बहुत सारी वैल्यूज को ओमिट कर देगा, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो रेंज के बाहर हैं लेकिन ये उनको ले ही नहीं रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, इस केस में तो सिर्फ फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, और कांस्टेंट होने के लिए इसने मना की है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द सेकंड वन, दैट इज अ consequence of the Lewis theorem। क्या है, बी पार्ट के लिए हम बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2u प्लस 3v लेस देन 3, ठीक है ना। सो ड्यू टू द कंसिक्वेंस ऑफ द लीबनिज़ थ्योरम, ऐसे केस में सिर्फ फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होता है, फंक्शन हमारा बाउंडेड होता है। सो नोटिस कीजिएगा हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस पड़ी हुई है, बाउंडेड नहीं होने वाला है। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, अगर हमने सी की बात की, हमने कहा कि इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज लेस देन 0, राइट, नॉट इक्वल टू 0। सो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, यानी कि रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा कि रियल पार्ट ऑफ दिस वन, दैट मीन्स अ रियल पार्ट ऑफ द एफ जेड इज अ कांस्टेंट, मान लिया मैंने कोई कांस्टेंट सी है। सो हम जानते हैं अगर ये कांस्टेंट हो गया तो पूरे फंक्शन में कांस्टेंट होना पड़ेगा, दैट हैज टू बी द कांस्टेंट। सो इसका मतलब ये वाली बात भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट को उसने मना किया हुआ है। सो इट्स नॉट पॉसिबल इफ z is not equal to 0, f z is not equal to 0। आप ये देख सकते हैं एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0, यस ये हो सकता है क्योंकि आप इस केस में ले सकते हैं e की पावर जेड विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू फॉर ऑल जेड, ठीक है ना। सो और ये कैसा फंक्शन है, मेरे पास एक एंटायर फंक्शन है, एक एनालिटिक फंक्शन है, दैट्स अ गुड थिंग। सो ऐसा पॉसिबल है जी, आप चाहे तो एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा अपना, ठीक है। नोटिस कीजिए अगर मैंने एफ जेड की जगह साइन जेड ले लिया, कैसा होता है, आपके पास बाउंडेड नहीं है ना, अनबाउंडेड है, ठीक है, साइन जेड ले लिया। सो देखने में क्या अनबाउंडेड फंक्शन है मेरे पास, ये सारे के सारे तो लेस देन 2 नहीं होंगे जबकि एंटायर फंक्शन पड़े हुए हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो यहाँ चाहे तो आप एग्जांपल लेके कर लीजिए, ठीक है, इससे भी पता लग जाएगा। और बेटर है, ये तो कंसिक्वेंसेस है रिजल्ट्स की, तो डायरेक्टली वहां से भी आप डील कर सकते हैं।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ओके, या लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन। क्या दिया गया है जी? एक एंटायर फंक्शन दिया गया है, या तो फंक्शन कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन अनबाउंडेड होगा, दो ही बातें हैं हमारे पास। सो फंक्शन का एंटायर होना हमें इंडिकेट कर रहा है। अब इसने क्या सिचुएशन दी है, एक एक्स को पूछा है। सबसे पहले तो एक्स के बारे में कहा है। एक्स के अंदर वो फंक्शंस हैं जिन पे दो वैल्यूज आती हैं। एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर है, और एफ ऑफ -1/n भी इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर है। ये दो सिचुएशन है हमारे पास ही। इसका मतलब क्या हो गया जी? एंटायर वर्ड आपको कहा गया था, दो सिचुएशन थी। या तो फंक्शन कांस्टेंट हो सकता था, कांस्टेंट नहीं हो सकता है जी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ना आती 1 और -1 पे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब कांस्टेंट तो नहीं है। यानी कि अब दूसरी सिचुएशन है, या तो हो सकता है कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन z मिल जाए, z की पावर n मिल जाए, ठीक है, या फिर आपके पास e की पावर z मिल जाए, या sin z cos z, ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए। यानी कि हमें इन्हीं सब फंक्शंस में से देखना है। अगर मुझे इन सब फंक्शंस में से देखना है तो मुझे x के अंदर कौन कौन से फंक्शन मिल सकते हैं, जस्ट आई विल थिंक। ओके, मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे हाँ निगेटिव रखूं या पॉजिटिव वैल्यू रखूं, मुझे जेड स्क्वायर मिलना है। सबसे पहले मन में आता है कि भाई एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर रख लो। अब आपने एफ ऑफ 1/n रखोगे तब भी 1/n स्क्वायर आएगा, एफ ऑफ -1/n रखोगे तब भी आपके पास 1/n स्क्वायर ही आएगा, राइट। क्या इसके अलावा कोई हो सकता है? क्योंकि भाई ये बात तो निश्चित हो गई कि जब भी मैं कोई जेड की पावर n लूंगा, दिस पावर शुड बी द इवन, तभी ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव एक हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ आपके पास इस x के अंदर एक ही फंक्शन आ सकता है। वो क्या है जी? जेड स्क्वायर केवल। ऐसा फंक्शन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ जेड स्क्वायर। सो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या हो गई जी? फाइनाइट। और फाइनाइट सेट कैसे होते हैं जी? क्लोज्ड, ठीक है, ओपन नहीं होते हैं जी, एम्प्टी नहीं रहा। कार्डिनलिटी आपके पास फाइनाइट है, जो कि इज इक्वल टू 1 भी है हमारे पास, ठीक है ना। सो नाउ देन ये भी गलत हो गया जी, ये भी गलत हो गया। x इज बाउंडेड, फाइनाइट सेट है, डेफिनेटली दैट इज आल्सो द बाउंडेड सेट। तो क्या क्या आंसर आ गई जी? x इज अ क्लोज सेट, x इज अ बाउंडेड सेट। इसने आपके सेट की बात की है कि सेट के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आ सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, यानी कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं। यहाँ एलिमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? यस, हमें एक पॉलिनॉमियल दिया गया है। लेट pj इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए वन जेड प्लस ए नॉट, एंड qz इज इक्वल टू 1 प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। कंडीशन जो दी गई है ये इंपॉर्टेंट है। इफ p का z मॉडुलस less or equal to z for all z with mod of z less or equal to 1, then qz is less or equal to 1 for all z with mod of z less or equal to 1। चलिए इसको रीड नहीं करते, क्वेश्चन को देखते हैं। आप अपने पॉलिनॉमियल को ले लीजिए। pz दिया गया है जी, pz की वैल्यू है आपके पास z क्यूब ए टू जेड स्क्वायर ए वन जेड प्लस ए नॉट। आपको क्या कंडीशन दी गई है? दिस इज द कंडीशन, राइट। सिंस ओके, pz का मॉडुलस आपको दिया गया है ना, so this means find out the pz modulus first. What is this? This will be the simply, this will become a less or equal to due to the triangle inequality. Simply कह दीजिएगा this will be less or equal to mod of z की cube plus a2 mod z square plus a1 mod z plus a नॉट। These are also मॉडुलस लगा सकता हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए, मैंने इसको सोच लिया। आप नोटिस कीजिए किसके लिए? दैट हैज टू बी द फॉर ऑल जेड। अब आपको क्या कहा गया है? सिंस pz का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 1 फॉर ऑल mod z लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने mod z इज इक्वल टू 1 के लिए हम देख लेते हैं। सो नोटिस कीजिएगा आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? दिस वैल्यू विल बिकम 1, ये नीचे कर लेते हैं, 1 प्लस ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए नॉट। किसकी वैल्यू?
पी जेड के मॉडुलस की वैल्यू। भाई हमें तो कहा गया है ये, तो यानी कि ये वैल्यूज क्या हो गई, दे आर बिकम अ जीरो, यानी कि व्हाट हैपन, ए नट इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये वैल्यूज जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपके पास implies हो गया the value of pz is equal to nothing, that is equal to z cube only. Okay, rest values due to that value zero, so other terms will be zero. And qz क्या हो जाएगा जी, यहाँ से the qz will become a one, यानी कि कांस्टेंट आपके पास क्या मिल गया जी, वन। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द qz इज इक्वल टू वन। ओके, सो आपने आंसर्स को देख लेते हैं। पहला, qz is less or equal to 1 for all z with mod of this, बिल्कुल ट्रू है जी, ये बिल्कुल मिल जाएगा आपके पास। मॉडुलस की वैल्यू क्या है, ये इसकी दैट विल बी लेस और इक्वल टू 1 इवन दो इक्वल टू 1 आएगी। सो दिस विल बी लेस और इक्वल टू 1 फॉर ऑल z, दिस विल होल्ड फॉर ऑल z, सो दैट्स अ गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, qz इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल पॉलिनॉमियल हमारा कांस्टेंट है जी। pz इज इक्वल टू z की पावर n, तो नहीं है जी, pz इज इक्वल टू z की पावर 3 है फॉर ऑल z के लिए। ठीक है, सो ये बात गलत हो गई जी। नाउ देन pz इज ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, so pz is not the constant, this is a polynomial of degree 3, so that means this is also a wrong. So आपके पास दो आंसर मिल गए हैं, आपका फर्स्ट a and b is the correct answer and C and D is the wrong. Okay ना, so चलिए, जब भी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा आपके पास, तो आप इसको यूज कीजिएगा, इसी से ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सिंपली पहले सबसे पहले पूरे का लगाया है, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस जब मैंने किया पूरे का किया, फिर ट्रायंगल इक्वलिटी यूज करते हुए लेस और इक्वल टू सबको ब्रेक कर लिया, और कुछ नहीं है जी। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, कम टू दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग function has a four zeros in mod of z is equal to 1। देखो जब भी zeros का क्वेश्चन है, सो माइंड को स्ट्राइक करना चाहिए इंस्टेंटली कि माइंड कहाँ जाए हमारे पास, द माइंड हैज टू बी मूव टू द रॉचीज थ्योरम। क्या कहती है, कहती है हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास लेट fz and gz be two analytic function, be analytic function। हमारे पास fz और gz दो एनालिटिक फंक्शन है, क्या क्या है, एंड आपको क्या दिया हुआ है, जी जेड का जो मॉडुलस है स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली लेस देन है एफ जेड के मॉडुलस के पास। देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड हैज सेम नंबर ऑफ जीरोस, सेम number of zeros, so that is a nice concept first। यही एक नाइस थ्योरम है जिसको हम देख करके जीरोस की बात है तो सबसे पहले मन में ये आनी चाहिए हमारे। हमें क्या कहा गया इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज फोर जीरोस इन दिस। सो फोर जीरोस की बात की है ना, चार जीरोस की बात की है, तो इसका मतलब इसमें चार नहीं दिखाई दे रही, पावर खत्म कीजिए। ओके, नाउ देन इसमें भी नहीं दिखाई दे रही, खत्म कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता है जी बिल्कुल भी। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है जी। क्या, अगर हमने एफ जेड को मान लिया कि हमारे पास जेड की पावर 4 है और जी जेड को हमने मान लिया 1 है, सो जी जेड कभी भी इसका मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं हो पाएगा एफ जेड फॉर ऑल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के लिए। सो दैट इज द रीजन, सो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया है जी। सो द ऑप्शन इज ओनली ए, तो ए ऑप्शन है, एकदम से हम स्ट्राइक कर सकते हैं, बट व्हाई नॉट, वी हैव टू सी क्या हमें करना चाहिए, उस पर फोकस करते हैं। देखो आपको एफ दिया गया है, ये एफ नहीं दिया गया है, ये एफ जेड प्लस जी जेड दिया गया है आपको एग्जैक्टली। इसमें से आपको अपने एफ को स्ट्राइक करना है, आपको इसमें से निकालना है आपको। तो सिंपली मैं कहूँ तो आपको क्या, आप इसमें से दो फंक्शन बनाते हो, एक एफ और जो रिमेनिंग बच जाता है वो जी जेड। सो आपने मान लिया लेट एफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि पावर 4 वाला देखना है तो यहाँ से कोफिशिएंट देख ले सकते हैं। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ आपको, जब भी कभी मॉडुलस 1 हो तो हाईएस्ट कोफिशिएंट वाले को एफ जेड मानिएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइप मैंने मान लिया कि दिस इज माई एफ जेड इज इक्वल टू जेड 4।
सो जीजेड क्या हो गया जी मेरे पास, जीजेड की वैल्यू सिंपली आ गई जी जेड की पावर 6, यानी कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसमें -2z, दैट इज माई जीजेड। सो अगर मैं कहूँ आपसे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी द 5। कहाँ पर, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर, ठीक है ना, 4 मॉड जेड इज इक्वल टू, और इसकी क्या वैल्यू होगी, दिस विल बी 1 प्लस 1 माइनस यानी कि प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू सिंपली 4। सो आप देख सकते हैं कि g का जो मॉडुलस है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है f के मॉडुलस से। दिस इज द वैल्यू 4 एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, है जी। पहली बात यानी कि एफ जेड, और देखो मेरे पास जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, दोनों मेरे पास एनालिटिक फंक्शन है, कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं, यानी कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड है द सेम नंबर ऑफ जीरोस। सो एफ जेड के पास जीरोस कितनी, 4, ठीक है ना, और एफ जेड प्लस जी जेड हमारे पास क्या मिलेगा, पूरा फंक्शन, तो इसका मतलब इसके पास भी जीरोस हो गई 4, तो दिस इज द ओनली आंसर। आपके पास ऐसे ही कॉमन, देखो इसने तो बहुत ही, जो एग्जामिनर था उसने बहुत ही आसान से ऑप्शंस दिए थे हमें, जिनको टिकल करना कोई टफ जॉब नहीं थी। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करता ना सिचुएशन की, इसमें भी जेड की पावर 4 का टर्म दे देता, तब हमें देखना पड़ सकता था कि हमें सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है ना जी। तो चलिए याद रखिएगा ऐसे केस में रोचिक थ्योरम। So let us move to the next question. Next question हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, वेरी गुड, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ e to the power z minus 3z to the power 5 inside the unit circle is। सो देखो देखने में तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये वही है, रोचीज थ्योरम, ठीक है ना, रोचीज थ्योरम को ही याद रखना है। क्या आपके पास f एंड g कैसे, एनालिटिक फंक्शन, आपको ऐसे चूज करने हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन, g का मॉडुलस लेस देन हो जाए आपका स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड के, फॉर ऑल जेड के लिए, ठीक है ना, तब आप कहते हो f and f plus g both have the same number of zeros, right ना, so have same number of zeros। so चलिए एफ जेड मान लीजिए, आपका एफ जेड क्या आ गया जी, मैंने आपको क्या कहा था, अब कौन से डिस्क दिए, कर्व कौन सा है, यूनिट, सो दैट मीन्स इन द यूनिट सर्किल बोला है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा है जी। सो जैसा भी मैंने आप पहले भी कहा था कि हाईएस्ट कोफिशिएंट जिसके साथ जुड़ा हुआ उसी को लेना चाहिए हमें एफ जेड, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंसिडर 3 e टू द पावर z टू द पावर 5। सो एफ जेड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी जी, दिस विल बी द 3 z की पावर 5 का मॉडुलस विच इज इक्वल टू 3 ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है ना जी। Similarly, gz कौन है, gz is a remaining part, that is what, e to the power z, and what will be the maximum value of this one, the maximum value will be nothing, that will be e to the power 1 which is equal to 1, ठीक है ना जी। So that means what exactly your, sorry, e to the power 1 which is equal to e, so you are getting e। नोटिस कीजिए, क्या g strictly less than है f के, modulus of f is strictly less than mod of g, so e is strictly less than 3, true। यानी कि दोनों फंक्शन मेरे पास, आप नोटिस कीजिए, दिस इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बोथ फंक्शन आर एनालिटिक इवन दो एंटायर फंक्शन, राइट, और ये कंडीशन भी फुलफिल है। ओके, तो इसका मतलब जो जितनी जीरो एफ के पास है उतनी ही जीरो एफ जेड प्लस जी जेड यानी कि इसके पास होंगी। तो एफ के पास देख लीजिए 5 जीरोस हैं जी मेरे पास, क्या आई विल पुट z to the power 5 is equal to 0, that means 0 0 0 0 0, सो 5 जीरो आ गई जी मेरे पास, सो 5 जीरोस। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा, जब भी रोचीज थ्योरम के लिए पूछे सो बी कूल होकर के आप इसको लगा दीजिएगा, ठीक है ना जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, और या फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सो यस क्वेश्चन कंप्लीट, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए आज के लिए इतना ही, आप वॉच कर रहे थे वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी CSIR नेट को। मैं क्वेश्चंस बढ़ाने जा रहा हूँ आगे, और भी क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा आप लोगों के, और भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक साथ ज्यादा आने लगेंगे। बट थोड़ा ड्यू टू हेल्थ थोड़ा सा भी इसको कम किया हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, थोड़ा सा भी फील नहीं कर रहा हूँ, इवन दो वॉइस में भी थोड़ा सा मेरा जो है झन 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 की आवाज आ रही होगी। चलिए खैर, आप अनअकैडमी पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9:30 PM पर क्लास होती है। आप अकाउंट बना लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, और मेरे उस पे जाकर के प्रोफाइल पे आप फॉलो वाले बटन को क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।